नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग टीजीटी, पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों झारखंड टीजीटी, पीजीटी और इसके अतिरिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वही दोस्तों, जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो आपका इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अर्थात अगर जो आपकी थियरी अच्छे से तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग क्लासेस चल रही है और झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग क्लासेस चल रही है। दोनों क्लासेस आपके सिलेबस के अनुसार चल रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए और आप इवेल्युएशन कर पाइए कि आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर आपको कवर कराए जा रहे हैं और करंट भी आपका कवर करा दिया जाएगा। और झारखंड टीजीटी पीजीटी वाले बैच में दोस्तों आपको झारखंड स्पेशल भी कराया जाएगा। मतलब मेरे द्वारा वो सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और जो लोग भी दोस्तों एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि 1 घंटे कम से कम आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए। 40 मिनट कम से कम मेरे द्वारा जो नोट्स दिया जा रहा है उसको रोज पढ़ते रहिए। एक टेस्ट सीरीज दीजिए और एक दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रोज करते रहिए। अगर जो आप इतना करते रहे, एक यूट्यूब का वीडियो देखते रहे, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही है। वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम की है। इट मीन एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी आप हमारे साथ उपलब्ध होंगे। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। कोई भी इंक्वायरी होगी इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी नया बैच प्रारंभ है, तो दोस्तों उसके लिए भी आप लोग 2000 रुपये पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है अलग से। अगर जो आप चाहेंगे तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप एडमिशन लेते हैं कॉन्सेप्ट की क्लास में, तो कोई भी अलग से आपको ना ही नोट्स, ना ही टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको वहाँ पे दी जाएंगी। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप लोग कर लीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए अब हम लोग अपने सेशन के तरफ मूव करेंगे और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। गुड इवनिंग। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग उस बिंदु पे होता है जहां पे। चलिए भाई, इजी से प्रश्न से शुरुआत करते हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की दोस्तों अगर जो हम लोग बात करें तो क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई बी के अलावा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था कहाँ पे स्वर्णिम युग में होगा, अर्थात कहाँ पे स्वर्णिम युग का मतलब क्या कि अर्थव्यवस्था में कहाँ पे पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होगी। तो कहा था कि जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर किसके बराबर होगा? पूंजी वृद्धि दर के। क्या याद आना चाहिए था भैया आपको यहाँ पे क्या याद आना चाहिए था? एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको भैया याद आना चाहिए था डेल्टा एन अपान एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के, ठीक है। अगर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप बहुत आराम से दोस्तों डेल्टा के अपान के, अगर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो बहुत आराम से जानते होंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर किसके बराबर अगर जो हो जाए पूंजी वृद्धि दर के, तो वहां पे स्वर्णिम युग की अवस्था होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि क्या होगा, यहाँ पे पूर्ण रोजगार
होगा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और उत्पादन का स्तर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि कौन सी एक समृद्धि दर हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल से संबंधित नहीं है। चलिए भैया, हैरड डोमर का आप लोग आर्थिक समृद्धि मॉडल बहुत पढ़े होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, क्या याद आना चाहिए, जी ए बराबर होता है, जी ए बराबर होता है जी डब्ल्यू के, और ये किसके बराबर होता है, जी एन के, ठीक है। हैरड डोमर मॉडल की अगर जो बात करें, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी बोल रहे हैं। अगेन डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी डी की बात बोल रहे हैं, ये औसत समृद्धि दर की बात नहीं करते हैं, जबकि ये कहते हैं कि जहाँ पे वांछित समृद्धि दर प्राकृतिक समृद्धि दर के बराबर हो जाए और प्राकृतिक समृद्धि दर वास्तविक समृद्धि दर के बराबर हो जाए, तो वहीं पे दोस्तों स्वर्णिम युग की बात ये भी करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोस्टो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकास का अंतिम चरण है। चलिए भैया, रोस्टो साहब की बात हो रही है। रोस्टो साहब की अगर जो आपके सामने कोई भी प्रश्न पूछे तो उन्होंने क्या कहा था भैया, आर्थिक विकास के 4 चरण, आर्थिक विकास के 5 चरण होते हैं। परंपरागत समाज, आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की ओर अग्रसर और अत्यधिक उपभोग। उनकी पुस्तक क्या थी, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसी में दोस्तों इन्होंने आर्थिक विकास के 5 चरणों की बात की थी। तो ये कह रहा है कि उन 5 चरण में से अंतिम वाला चरण कौन सा है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर यस कुछ लोग बता रहे भैया, यस तो है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बृहद स्तर पर उच्च उपभोग का युग, ठीक है। तो पहली अवस्था क्या कहते हैं, परंपरागत समाज, ये वाला पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या है, आत्मस्फूर्ति की अवस्था। तीसरी अवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था। चौथी अवस्था परिपक्वता की ओर अग्रसर, और 5वीं अवस्था अत्यधिक उपभोग, ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में मजदूरी वस्तु मॉडल को अपनाने की वकालत निम्नलिखित में से किसने की। चलिए अच्छा सा प्रश्न भाई बताइए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए गुड दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या देखिए कितनी सारी कम है। तो निवेदन है थोड़ा लाइक शेयर किया करिए। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर मजदूरी वस्तु। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मजदूरी वस्तु से आशय क्या है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मजदूरी वस्तु मॉडल के की बात किसने की थी और इसके अंतर्गत क्या बातें कही गई थी। अगर जो एक लाइन में बता पाए तो जरूर बताइए, मैंने आपको बहुत बार दोस्तों बताया है मजदूरी वस्तु, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई, ए की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, वकील और ब्रह्मानंद, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी एन वकील और पी आर ब्रह्मानंद ने मजदूरी वस्तु मॉडल को अपनाने की वकालत किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और सभी लोग को उत्तर ये करना है कि मजदूरी वस्तु मॉडल के अंतर्गत वकील और ब्रह्मानंद जी ने क्या बातें कही थी, मैं एक बार नहीं बहुत बार आपको बताया हूँ, ठीक है। तो एक शब्द में या 2-4 शब्द में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम के विभाजन को केंद्रीय भूमिका निर्धारित की। चलिए अच्छा सा प्रश्न है भाई, बता दीजिए कि किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम का विभाजन, मतलब आप अगर जो श्रम का विभाजन कर दीजिए तो उससे क्या होगा, आपके आर्थिक विकास में क्या आ जाएगी दोस्तों, तेजी आएगी, आपका आर्थिक विकास होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इजी सी बात है भाई, जो श्रम विभाजन है
उसके अंतर्गत एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा था? एडम स्मिथ साहब ने ये कहा था ना कि आप श्रमिकों को उसकी श्रम दक्षता अर्थात उसकी कुशलता के आधार पे उसको विभाजित करके उससे कार्य लीजिए। जब आप उसके कुशलता के अनुरूप उससे कार्य लेंगे और एक ही कार्य में वो लगातार लग्न रहेगा, एक ही कार्य लगातार करता रहेगा, तो उसे विशिष्टीकरण हासिल होगा, और जब विशिष्टीकरण हासिल होगा तो उत्पादकता का स्तर और अधिक बढ़ेगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सबका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, एडम स्मिथ, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? चलिए भाई बताइए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में कौन सी बातें इसमें से ठीक नहीं है? बेसिकली आपको बताना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? पता है? पता है कि नहीं पता है? कब हुआ था? 2015 में स्टार्ट हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में स्टार्ट हुआ था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। सत्य नहीं है की बात कर रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दोस्तों 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए है, न कि 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो है यह एक निजी दुर्घटना से संबंधित है और यह 18 से 70 वर्ष तक की आयु लोगों के लिए उपलब्ध है और इसमें जो प्रीमियम की राशि है वो कितनी है भैया? 12 रुपए की है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? बहुत छोटा सा प्रश्न है भाई, बहुत इजी सा प्रश्न है, ठीक है। कृत्रिम मुद्रा किसे कहा जाएगा भाई, बताइए। बहुत इजी सा प्रश्न, बच्चों वाला प्रश्न। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा IMF जो है वो याद आ जाना चाहिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको याद आना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी, कार्य करना शुरू किया 1947 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पहली बार ऋण लेने वाला जो देश था वो फ्रांस था। 1971 के पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF जो था वो अपने सदस्य देशों को ऋण अमेरिकी डॉलर के रूप में देता था, लेकिन 1971 के बाद ये जो अमेरिकी डॉलर था उसको परिवर्तित करके SDR अर्थात विशेष आहरण अधिकार के रूप में कर दिया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपके अंदर चलनी चाहिए। मुझे पता है कि आप जानते होंगे कि भैया कृत्रिम मुद्रा क्या है, ठीक है। से और पूछता है कि ये बता दीजिए बही खाता प्रविष्टि में किसको शामिल किया जाता है। तो ये SDR बेसिकली क्या होता है कि कोई मुद्रा नहीं होता है जिसका आप लेन देन कर सकते। ये क्या होता है, एक केवल प्रविष्टि होती है जो क्या होती है दोस्तों, लिखित रूप से होती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, विनिमय नियंत्रण का प्रत्यक्ष तरीका है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विनिमय नियंत्रण का प्रत्यक्ष तरीका क्या है, चलिए बताइए। थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए दोस्तों, निवेदन है सभी लोगों से। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक शेयर क्यों नहीं करते भैया? क्लास आपकी ही तो है, आपके लिए ही तो क्लास होती है ना, तो एक लाइक एक शेयर तो बनता है यार, ठीक है। तो निवेदन है थोड़ा सा लाइक शेयर किया करिए। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई, डी की तरफ अगेन बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सभी लोग डी की तरफ जाएंगे, सभी लोग, कोई ऐसा नहीं है जो अलग चला जाए सबसे, कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी डी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सरकारी हस्तक्षेप, सरकार क्या कर देगा, हस्तक्षेप कर देगा प्रत्यक्ष रूप से, विनिमय पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा और बहु विनिमय
दरें स्थापित हो जाएंगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी छोटी सी बात है, बहुत बार इसको हमने बताया। अगला प्रश्न है, इजी है कि प्रस्ताव वक्र तकनीकी में प्रयुक्त व्यापार की अवधारणा होती है। प्रस्ताव वक्र तकनीकी की बात हो रही है, चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या याद आना चाहिए? क्या याद आना चाहिए? कुछ याद आया? कुछ याद आया? TC इज इक्वल टू QX अपन QM, कुछ याद आया? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, अच्छी बात है भाई। अगर जो सी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप हमको बता दीजिएगा कि ये सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त की स्थिति को किस अर्थशास्त्री के द्वारा बताया गया? ठीक है, बताइए कि सकल वस्तु विनिमय व्यापार की स्थिति यानी सकल वस्तु व्यापार का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? आपको कमेंट करके बताना है। डोरेंस नहीं है भैया, डोरेंस नहीं है, एकल व्यापार शर्त की बात नहीं हो रही है। एकल व्यापार शर्त ये वाले डोरेंस हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग डोरेंस साहब की तरफ जा रहे हैं। ये सकल वस्तु विनिमय व्यापार की स्थिति की बात कर रहे हैं, इतने सारे लोग डोरेंस को कर रहे हैं। अरे भाई डोरेंस नहीं होंगे, डोरेंस नहीं होंगे, टांजिंग साहब होंगे। सकल वस्तु विनिमय व्यापार की स्थिति को टांजिंग ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त आयातों की मात्रा और निर्यातों की मात्रा का क्या होता है? अनुपात होता है। आयातों की मात्रा का अनुपात और निर्यातों की मात्रा का अनुपात, मतलब आयात अपन निर्यात। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सकल वस्तु विनिमय व्यापार स्थिति। और ये इस स्थिति की बात किसने की थी? टांजिंग साहब ने बात की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि व्युत्क्रमी मांग की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया भाई? देखिए अब सभी लोग बोलने लगे टांजिंग, ठीक है। उस टाइम सभी लोग डोरेंस बोल रहे थे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए भैया, थोड़ा ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, व्युत्क्रमांगी मांग की अवधारणा किसने दी भैया? बिल्कुल ठीक है, तो याद तो सबको होगा, है कि नहीं? जेएस मिल साहब ने दिया था, देयर इज नो डाउट कि जेएस मिल साहब ने दिया था। बट मिल साहब ने कहा क्या था? जेएस मिल साहब ने व्युत्क्रमांगी मांग की अवधारणा जब प्रस्तुत किया था तो उन्होंने क्या कहा था भैया? उन्होंने कहा था ना कि जो व्यापार की शर्तें होती हैं वो विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू मांग और घरेलू वस्तुओं के लिए विदेशी मांग की तीव्रता से निर्धारित होती हैं। याद आया कि नहीं आया? याद आया कि नहीं आया कि व्युत्क्रमांगी मांग की अवधारणा जो दिया था वो जेएस मिल साहब ने जरूर दिया था, लेकिन उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि व्यापार की शर्त विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू मांग और घरेलू वस्तुओं के लिए विदेशी मांग की तीव्रता से क्या होता है? निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लघु उद्योगों के लिए वित्त की शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? चलिए भाई, बढ़िया बढ़िया सा प्रश्न है, मजेदार सा, बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत सारी गलतियां हो रही थी, ठीक है। सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त की बात टांजिंग साहब करते हैं, जहां पे आयातों को और निर्यातों का अनुपात लेते हैं, ठीक है। QX अपन QM से इंडिकेट करते हैं। क्या उत्तर होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी सभी लोग बोल रहे हैं, सी सभी लोग बोल रहे हैं। ऐसा क्या है भाई सी में? सी में ऐसा क्या है? SIDBI, ठीक है। तो पूरा नाम क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका पूरा नाम है दोस्तों। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? पता है कि नहीं पता है? कब हुई थी इसकी स्थापना?
1990 में इसकी स्थापना हुई थी भैया। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। मुख्यालय भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं ना? हाँ सी बोल रहे हैं, तो ठीक बोल रहे हैं। तो लघु उद्योगों के लिए वित्त की शीर्षस्थ संस्था जो है वो सिबडी है दोस्तों, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1990 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। इन तीनों चारों बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है अच्छा सा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आरक्षित मुद्रा की मात्रा को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? अब जैसे ही आरक्षित मुद्रा आपके सामने आया वैसे आपको क्या याद आ जाना चाहिए? M0 याद आ जाना चाहिए। क्या? M0। M0 का संबंध किस समिति से है ये भी याद आ जाना चाहिए। फिर आपको M1 याद आ जाना चाहिए कि अच्छा M1 को तो हम संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं। फिर आपको M3 याद आ जाना चाहिए। अच्छा सर, इसका मतलब तो ये है कि हम इसे विस्तृत मुद्रा बोलते हैं। फिर याद आना चाहिए अच्छा M1 के अंतर्गत हम क्या शामिल करते हैं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलना चाहिए भाई। ठीक है, चलना चाहिए। अगर जो नहीं चल रहा है तो ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट बोल रहे हैं भैया कि आरबीआई की शुद्ध गैर मौद्रिक देनदारियां। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आरक्षित मुद्रा की मात्रा को M0 का संबंध किस समिति से है? किसी ने कमेंट करके बताया नहीं अभी तक, कमेंट करके जरूर बताइए। M0 का बताइए, और M1, M2, M3, M4 इसका संबंध किस समिति से है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आरक्षित मुद्रा की मात्रा को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो आरबीआई की शुद्ध गैर मौद्रिक देनदारियां को। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रीडमैन साहब से आ गया। फ्रीडमैन साहब बहुत दूर नहीं रहेंगे आपके पेपर से। फ्रीडमैन साहब हो गए, किन साहब हो गए, ये लोग मतलब आपके पेपर में रहेंगे ही रहेंगे, सर्टेनिटी के साथ रहेंगे, एकदम निश्चितता के साथ रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, चक्रवर्ती समिति, एब्सोल्युटली राइट, चक्रवर्ती समिति। ठीक है, अगला प्रश्न कि मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में किस पर बल दिया भैया? किस पर बल दिया? चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, डी अगेन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं, मुद्रा की मांग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में किस पर बल दिया भैया? तो ये दिया मुद्रा की मांग पर। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। छोटी सी बात है, यहाँ पे कंफ्यूजन की तो कोई स्थिति होगी नहीं। अगला प्रश्न, सामान्यतः मुद्रा का अर्थ क्या होता है? जो लोग भी झारखंड से जुड़े हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग और भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे पढ़ लीजिए जैसे कुछ उसमें छूटे ही नहीं। मुद्रा एवं बैंकिंग और भारतीय अर्थव्यवस्था का वेटेज बहुत होने वाला है। ठीक है, चलिए, और यूपी वाले बताइए। बिल्कुल ठीक है, तो रेड्डी समिति की बात करें तो M1, M2, M3, M4 और चक्रवर्ती समिति की बात करें तो M0। एब्सोल्युटली जितने लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सामान्य मुद्रा का अर्थ क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। अरे भाई, मुद्रा का अर्थ सामान्य रूप से यही तो होगा कि जो चल मुद्रा है, मतलब जो हमारे पास है, जैसे नोट हो गया, सिक्के हो गए। आप मार्केट में जाते हैं, नोट और सिक्के देते हैं, और आपने जो पैसा किस में रखा है? बैंकों में जमा किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सामान्यतः मुद्रा का अर्थ होता है चल मुद्रा। चल मुद्रा का मतलब क्या है? जिसको आप आसानी से स्वीकार कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी नोट हो गए, सिक्के हो गए, और आपकी जो मांग जमाएं होती है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न छोटा सा बहुत बच्चों वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आय
नहीं है, इसमें से आय कौन सा नहीं है? यहाँ पे आय की जगह पे इसको आय के बाद कर लिख देना चाहिए था, इसने नहीं लिखा है। ठीक है, आय कर लिखना चाहिए कि इसमें निम्न में से कौन सा आयकर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है भाई, आयकर कौन सा नहीं होगा? सबका सही उत्तर आ रहा है, कोई गलत नहीं करेगा। सभी लोग भी बोल रहे हैं भाई, ये कैसे बोल सकते हैं भाई? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप लाइसेंस बनवाने जाएंगे, ठीक है, तो आरटीओ चार्ज आपका कम से कम कितना लगता है दोस्तों? नियर अबाउट 2 से 3 हज़ार रुपये लगता है ना। तो ये भैया ये शुल्क है, ना कि ये टैक्स है। ठीक है, ये आपको एज अ फीस के रूप में जमा करना है होता है। और टैक्स क्या होता है कि जब आपको इनकम होती है, मतलब प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि जब आपको आय होगी तो उसके आधार पर टैक्स देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होगा, जब आप उपभोग करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगला थोड़ा सा देखते हैं, इसको मैनेज करते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा और एकदम ध्यान से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और दोस्तों आज एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के डेट को लेकर के आप अपने तरफ से तैयारी करते रहिए कि परीक्षा जो है वो आपकी मान के चलिए कि अक्टूबर में होने नवंबर में अक्टूबर लास्ट या नवंबर में प्रारंभ हो जाएगा, मतलब नवंबर में। लेकिन एक बात को भी थोड़ा सा मान के रखिएगा कि जब तक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में सदस्य नहीं आते हैं, तब तक दोस्तों कोई भी प्रक्रिया अभी फिलहाल के लिए आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आप अपने तरीके से तैयार रहिएगा। एक बात ये भी है कि नवंबर में आपका एग्जाम हो सकता है, चांसेस लग रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अभी तक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है, तो इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि नवंबर में आपका एग्जाम हो। तो आप अपनी तैयारी नवंबर के अनुसार करते रहिए और संतुलित समय, बहुत कम नहीं समय और बहुत ज़्यादा भी समय नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आप जारी रखिएगा। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा भाई? बहुत छोटी सी बात आ गई ना, लेफर बकर की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए वर्तमान समय में आप लोग को मैं बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा कुछ भी आप एकदम सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, बस आप ये मान के चलिए कि नवंबर आपके पास है एग्जाम देने के लिए। अगर जो डिले हुआ तो वो बात की बात है, लेकिन नवंबर में आपके एग्जाम होने के प्रबल चांसेस, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कर की दर जो होती है और कर आय के मध्य ये क्या करता है दोस्तों? संबंध स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि ये किस आकार का होता है? उल्टे यू आकार का होता है। इसकी थियरी भी दोस्तों आपको क्या होनी चाहिए? ये याद होनी चाहिए। क्या कहते हैं? कितने लोग को याद आया इनकी थियरी? ठीक है, कितने लोग को इनकी थियरी याद आया? मैं एक बार नहीं बहुत बार दोस्तों बताया। ठीक है, और नहीं याद आ रहा है तो अब उसके लिए मैं क्या करूं? रोज एक ही सेशन में बार बार एक ही बात को मैं बोलता रहता हूं। अगला, निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति का अंग नहीं है। इजी सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का अंग नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। यूजीसी नेट के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, अनीता यादव जी। ये भी प्रश्न बेसिकली ये जो हम लोग भी वर्तमान समय में प्रश्न कर रहे हैं, इसमें यूजीसी नेट के भी प्रश्न आते हैं, लेकिन थोड़े से कम आते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट की प्रॉपर प्रैक्टिस क्लास हुई है, और जब आप लाइव स्टडी इलाहाबाद सर्च करेंगे
तो वहाँ पे आपको यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेशन का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे प्योरली यूजीसी नेट के ही वीडियोस बने हैं, तो आप वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बोल रहे हैं सभी लोग। तो भैया देखिए, राजकोषीय नीति का संबंध कैसे आपके दिमाग में आना चाहिए? अच्छा, इसका संबंध तो भैया गवर्नमेंट से होता है, सरकार से होता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार आय प्राप्त करना चाहती है ताकि सरकार व्यय कर सके, तो सरकार आय प्राप्त करने के लिए क्या करेगी? टैक्स लगाती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वो क्या कर सकती है? सार्वजनिक ऋण ले सकती है। तो जब इन दोनों से ये आय प्राप्त कर लेगा तो ये क्या करेगा? फिर समाज पे व्यय करेगा, अच्छी बिजली देगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा, अच्छा एजुकेशन देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं व्यापार नीति, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्ति तब होगी जबकि। अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्ति होगी, बताइए भाई। बिल्कुल, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। इजी सा प्रश्न है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्ति तब होती है जब, इजी सी बात है, गलत होना चाहिए। अधिकतम सामाजिक लाभ का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट करके मुझे जरूर आप बताइएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है, 2016 में पूछा गया था कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके सभी लोग जरूर मुझे बताएंगे। और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जब आपका सीमांत लाभ है वो आपके सीमांत त्याग के बराबर हो। मतलब जो लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, कि जो त्याग कर रहे हैं, जितना त्याग करने से उनको कष्ट पहुंचता है उतना ही प्राप्त करने वाले को आनंद की अनुभूति हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और याद रखिएगा कि अधिकतम सामाजिक लाभ की सिद्धांत की बात डाल्टन साहब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, डाल्टन भैया, डाल्टन डाल्टन। ठीक है, तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की बात कौन करता है? डाल्टन साहब करते हैं। और क्या कहते हैं कि सीमांत लाभ सीमांत त्याग के बराबर हो। ठीक है, अगला प्रश्न, अल्प किंचन व्यापार चक्र की अवधि होती है। जो लोग कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ रहे हैं भैया गलत ना करिएगा, ये सारी चीजें आपको अब पढ़ाई जा रही है। ठीक है, गलत न करिएगा, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, हाल ही में पढ़ाया गया है कि अल्प किंचन क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अल्प किंचन बेसिकली दोस्तों किससे संबंधित है? आपके दिमाग में आना चाहिए। अच्छा सर, ये व्यापार चक्र से संबंधित है। अब व्यापार चक्र आपको फिर याद आना चाहिए कि अर्थव्यवस्था एक समय मंदी में रहेगी, मंदी के बाद थोड़ा सा विकास होगा और फिर वो समृद्धि की तरफ अग्रसर करेगा। तो ये चक्र क्या होता रहेगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये चक्र क्या होता है? चलता रहता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों एक जोसेफ किंचिन हुए, उन्होंने व्यापार चक्र को दोस्तों 3 भागों में बांटा और उसमें से एक है अल्प किंचन। और इसकी जो अवधि होती है भैया वो होती है 40 माह की। मतलब एक जो व्यापार चक्र होते हैं वो कितने दिनों में कंप्लीट होंगे? 40 माह में वो कंप्लीट होंगे। फिर व्यापार चक्र आए तो वो 4 अवस्था और सुम्पीटर साहब आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, सरकारी व्यय में वृद्धि से क्या होगा? चलिए, अगर जो सरकार व्यय करेगा तो उसका असर क्या पड़ेगा? चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। सरकारी व्यय से क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। और कोई भैया? हाँ बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं। हाँ, लघु चक्र की भी बात करते हैं और दीर्घ चक्र की भी बात करते हैं। दीर्घ चक्र में किसकी कितने दिनों की बात करते हैं? ये दीर्घ चक्र की बात जब करते हैं तो वहां पे 5 वर्षों से ज्यादा की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि सरकारी व्यय में वृद्धि, अगर जो सरकार व्यय ज्यादा करेगा तो उससे क्या होगा? एलएम वक्र की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा
पर ये आई इस वक्र को क्या करेगा, दाईं ओर खिसका देगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इस प्रश्न को दोस्तों एक या दो लाइन में समझाया नहीं जा सकता है, इसके पीछे पूरी थियरी है। अगला प्रश्न है, बहुत इजी सा प्रश्न है कि ये बताइए कि अर्थशास्त्र में श्रम का विभाजन का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। चलिए भैया, श्रम के विभाजन का सर्वप्रथम की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। दो नाम आते हैं दो अर्थशास्त्रियों के, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दो नाम आते हैं। तो भैया श्रम का विभाजन मतलब क्या, एडम स्मिथ साहब ने कहा था ना कि आप श्रम का विभाजन करिए जिससे आप आर्थिक विकास में तेजी ला सकते हैं। अब श्रम का विभाजन क्या होता है सर, इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग जिन क्षेत्रों में कार्यकुशल है उनके कार्य कुशलता के आधार पे उनको आप काम दीजिए। अगर जो आप उनके कार्य कुशलता के आधार पे उनको काम देंगे तो वो क्या करेंगे, उत्पादन में वृद्धि करेंगे, उनकी उत्पादकता पावर में वृद्धि आएगी। और एक ही काम को जब वो बार बार करते रहेंगे तो विशिष्टीकरण हासिल करेंगे और लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे कि व्यापक पैमाने पे वो उत्पादन करेंगे। तो सर्वप्रथम की बात करें अगर जो, तो भैया ये है एडम स्मिथ। और इसका अगर जो विस्तृत अध्ययन की बात करें या विस्तृत प्रतिपादन की बात करें तो फिर जेएस मिल साहब है। दोनों प्रश्न दोस्तों ये आता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मजदूरी को सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का भी उत्तर करिए कि मजदूरी को सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। और दोस्तों जो लोग भी यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं या झारखंड टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरने वाले हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पे कम समय में आप बेहतर तरीके से हमारे साथ बन के तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और अभी आपके पास इतना समय है कि आप ईमानदारी से अगर जो दो क्लास भी पढ़ते रहे 30-30 मिनट की क्लास, तो पूरा कोर्स आपका एग्जाम आते आते कवर हो जाएगा। वहां पे आपको A to Z कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एक घंटे आप कॉन्सेप्ट पढ़िए रोज। 40 मिनट में इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ, आप 40 मिनट कम से कम नोट्स को पढ़िए। वहाँ पे मैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, एक टेस्ट सीरीज को रोज अटेम्प्ट करिए और एक प्रीवियस ईयर पेपर को रोज देखिए। वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं दे रहा हूँ। यूपी में करंट कवर करा दिया जाएगा और झारखंड में झारखंड स्पेशल कवर करा दिया जाएगा। दोनों बैच अलग अलग है, अलग अलग आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें करवाई जा रही हैं। तो एडमिशन ओपन है दोस्तों। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। 2000 रुपये दोस्तों आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे, जो नीचे नंबर आ रहा है। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ए बोल रहे हैं या डी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि डी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि डी बोल रहे हैं। मजदूरी को सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये तो बात सबको पता होगा भैया कि मजदूरी को सिद्धांत सर्वप्रथम जो दिए थे वो एडम स्मिथ साहब ने दिए थे। लेकिन इसका प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था, वो जो किया गया था वो जेएस मिल के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी भैया मिल साहब की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आप भैया, छोटी सी बात है। ये पूछ रहा है कि मजदूरी को सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो दिया गया मतलब ये पहले की बात कर रहा है। यही पूछ लेता कि मजदूरी को सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया व्यापक तौर पे, तब आप जेएस मिल साहब की तरफ आसानी से चले जाते दोस्तों। लेकिन जितने लोग भी एडम स्मिथ की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा प्रश्न में दो तरीके से प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये है कि मजदूरी कोष के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वो भैया हमारे एडम स्मिथ साहब ने दिया था। और इसको प्रतिपादित करके व्यापक स्तर पे इसको लोकप्रिय किसने बनाया, तो वो बनाया था जेएस मिल ने। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। मजदूरी को सिद्धांत कहता क्या भैया, मजदूरी को सिद्धांत ये कहता है कि आप मजदूरों को वेतन देने के लिए एक अलग से कोष बनाइए और उसी कोष में से आप क्या करिए, मजदूरी दीजिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, ब्याज की बाजार दर में बॉन्ड्स की कीमतों में करेगी। चलिए भैया इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, देखिए जहां पे प्रतिपादन करने की बात आएगी वहां पे आप जेएस मिल की तरफ जाएंगे, और जहां पे केवल ये पूछ दे कि मजदूरी कोष की अवधारणा किसने दिया, तब आप एडम स्मिथ साहब की तरफ जाएंगे। सबसे पहले एडम स्मिथ ने दिया था और बाद में चल के जेएस मिल ने इसको लोकप्रिय बनाया। और इस प्रश्न में इस प्रश्न में कंट्रोवर्सी भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ये बोल रहे हैं सभी लोग, ब्याज की दर और बांड की कीमतों में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ब्याज की दर में कमी बॉन्ड की कीमतों में क्या करेगी? वृद्धि करेगी, क्योंकि ब्याज की जो दर होगी वो बॉन्ड की कीमतों से क्या होता है? इसका विपरीत संबंध होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला, एफबी हार्ले के अनुसार लाभों का कारण है। एफबी हार्ले साहब के अनुसार, सॉरी, एफबी हार्ले के अनुसार लाभ क्यों मिलता है भैया? एक पूंजीपति को या एक उद्यमी को लाभ क्यों मिलता है? बताइए। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोलेंगे, सभी लोग बी बोलेंगे, सभी लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने लोग भी बी की बात बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एफबी हार्ले के अनुसार जो लाभ एक पूंजीपति प्राप्त करता है वो उद्यमी की जोखिम लेने की प्रकृति से, अर्थात एफबी हार्ले साहब क्या कहते हैं कि एक जो उद्यमी होता है वो जो जोखिम उठाता है कि अगर तो हम उत्पादन करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट में ना बिके या हम सफल ना हो पाए, बावजूद उसके वो क्या करता है? जोखिम लेता है, और जोखिम के प्रतिफल के रूप में उसको लाभ की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यूलर के प्रमेय का संबंध है, बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत बार दिया गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बहुत इजी सा प्रश्न है, बहुत बार हम लोगों ने किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे रुकने की जरूरत है। रुकेंगे नहीं, तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। यूलर का प्रमेय जो है दोस्तों ये वितरण से संबंधित है, एक बार नहीं, हमने बहुत बार बताया। अगला, क्षमता आधिक्य की अवधारणा किससे संबंधित है? अगर जो आप हमारे साथ 1-1.5 महीने से जुड़े हैं, इस प्रश्न का उत्तर गलत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा अपने मेमोरी पे काम करिए। ठीक है, इस प्रश्न को गलत नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्षमता आधिक्य किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्षमता आधिक्य की अवधारणा संबंधित है, मुझे पता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे भाई, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। ठीक है, देखिए हो भी रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्षमता आधिक्य कहाँ पाया जाता है? एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ना। ये क्या करता है? ये भैया स्वतंत्र होता है कि हमको उत्पादन कितना करना है और हमको किस कीमत पे मार्केट में बेचना है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेकिन बेहतरीन सा प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समय उत्क्रमण परीक्षण को पूरा करता है किंतु कारक उत्क्रमण परीक्षण को नहीं? ये आप जो थोड़ा बहुत डीप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स वो जानते होंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। जो आप लोग कहते हैं ना कि सर 2-4 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, वो 2-4 प्रश्न वाले यही प्रश्न है। ठीक है, इसी टाइप के वो प्रश्न आते हैं जो प्रचलन में कम होते हैं लेकिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर के 4 लोग जो बोल दिए, नीचे के सभी लोग वही बोलेंगे, है ना? सभी लोग ईमानदारी से मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए कि क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या आप सच बोल रहे हैं? सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, चलिए ठीक है। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं दोस्तों, क्या सबका ठीक है? सबका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, मार्शल एजवर्थ। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समय उत्क्रमण परीक्षण को पूरा करता है किंतु कारक उत्क्रमण परीक्षण को नहीं? तो ये दोस्तों मार्शल एजवर्थ के द्वारा ये बातें कही गई है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, और अब इसके लिए दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ये एक लाइन का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे काफी लंबी चौड़ी थियरी है। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला कि वैड वैगन प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। वैड वैगन प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या उत्तर होगा भाई? मैं सबके कमेंट को देख रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैं सबके कमेंट को देख रहा हूँ। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आपको बैंड वैगन प्रभाव याद आना चाहिए कि आखिरकार सर जी ये होता क्या है। क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाए तो कुछ लोग क्या करें कि उसकी मांग में वृद्धि कर लें, जैसा कि बाजार के नियम के अंतर्गत होता है कि अगर जो वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी तो मांग में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा जाएगा इसे? मांग में विस्तार या मांग में वृद्धि। यदि कीमतों में कमी आ रही है और आप मांग को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? मांग में विस्तार या मांग में वृद्धि, बताइए। ठीक है, तो ये जो बैड वैगन प्रभाव है वो ये कहता है कि अगर जो वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो समुदाय के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मांग में वृद्धि करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मांग में वृद्धि नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सापेक्ष आय परिकल्पना। तो ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मांग का विस्तार, कुछ लोग कह रहे हैं सर मांग का संकुचन। मांग में विस्तार और संकुचन कैसे होगा? मांग में वृद्धि और मांग में विस्तार होगा ना। तो भैया मांग में वृद्धि तब होती है जब आपकी आय बढ़ती है और कीमत सेम रहता है। तो जब आपकी आय बढ़ती है, आप मांग में वृद्धि करते हैं, तो ये क्या होता है? ये है मांग में वृद्धि। और मांग में विस्तार का मतलब क्या है कि कीमतें कम हो रही हैं, आपका आय जो है एज इट इज है, जैसे पहले था वैसे ही था। तो कीमत कम होने की वजह से आप अपने आय को बढ़ाते हैं। ये प्रश्न आपके 2016 में आया था क्या? मुझे बताइएगा, करेक्ट करिएगा अगर जो मैं सही नहीं बोल रहा हूं तो। शायद मेरे हिसाब से, मेरे मेरे मेमोरी क्षमता के आधार पे ये ऑप्शन नंबर ये 2016 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न था। और कम से कम 90% लोग इस प्रश्न को क्या कर दिए थे? गलत कर दिए थे। बिल्कुल ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1000 कृषकों की संख्या से 100 का प्रतिदर्श लिया जाता है। इसमें सीमांत, छोटे और बड़े कृषक शामिल किए जाने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी? तो ये दोस्तों होता है आपका स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। तो ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा
कि 16 के वृद्धि मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत किसका फलन होता है। चलिए भाई 16 साहब की मान्यताओं को पढ़िए, आप जरूर पढ़िए, ठीक है। 16 साहब की मान्यताओं, 16 साहब के मान्यता से प्रश्न आता है, साथ ही साथ उनकी थियरी से, उनके मॉडल से प्रश्न आता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक है। 16 साहब 3 बातें कहते हैं, वृद्धि की वास्तविक दर, वृद्धि की आवश्यक दर और वृद्धि की प्राकृतिक दर। याद आया कि नहीं आया। वृद्धि की वास्तविक दर, वृद्धि की आवश्यक दर और वृद्धि की प्राकृतिक दर, इन 3 दरों की बात ये करते हैं। अब मुझे बताइए प्रश्न का उत्तर। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, श्रम उत्पाद अनुपात होगा या पूंजी श्रम अनुपात होगा, ए होगा या डी होगा। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ए होगा या डी होगा। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी गलतियां हो रही। ए होगा कि डी होगा, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए कि 16 के वृद्धि मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत किसका फलन होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल ठीक है, पूंजी श्रम अनुपात। और कोई भाई, पूंजी श्रम अनुपात कोई बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। चलिए इस प्रश्न में दोस्तों मैं आपको सच्चाई बता दूं कि इस प्रश्न में क्या है कि कंट्रोवर्सी है, आयोग के द्वारा इसका गलत उत्तर प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो डी अगर जो आप कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक बार इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप सर्च जरूर करिएगा, क्योंकि आप डी इसलिए बता रहे हैं ताकि आप किसी ऐसी बुक को पढ़े होंगे जिसने आयोग की क्वेश्चन पेपर को क्या किया होगा, कॉपी किया होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको जरूर पढ़िएगा ताकि आपको 16 की वृद्धि मॉडल भी कंफर्म हो जाए और आपको इस बात की गहराई भी पता चल पाए। तो जितने लोग भी डी कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं, आयोग के अनुसार सही जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स को आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन नंबर ए समझ में आने लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि लेवेंस्टीन ने अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को ऐसे रूप में माना है जो, चलिए ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि लेवेंस्टीन ने अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को ऐसे रूपों में माना है जो। चलिए बढ़िया सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है, ठीक है। तो अमूमन मैं आपको वही उत्तर बताता हूं जो आयोग के द्वारा माना गया है, ठीक है, क्योंकि आयोग जब एक बार मान लेता है तो फिर वो दूसरे की बात को नहीं मानता है, ठीक है। नए मेंबर आते हैं, नया कार्यकाल स्टार्ट होता है, तब उसमें परिवर्तन के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। अदरवाइज अगर जो पुराने मेंबर हैं तो जो एक माने हैं वही माने रहेंगे, क्योंकि अगर जो वो चेंज करेंगे तो फिर लड़के कोर्ट चले जाएंगे, कहेंगे आपने उस एग्जाम में वो माना था, इस एग्जाम में ये कैसे मान दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो इसलिए एक ही मेंबर जो है उत्तर को चेंज नहीं करते। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे, सी बोल रहे, और कोई, ठीक है, ठीक है। लेवेंस्टीन ने अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को किस रूप में माना है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, आय और साधक की बात कर रहे हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं दोस्तों, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेवेंस्टीन साहब की थियरी आपको याद आनी चाहिए कि क्या कहे थे कि अर्थव्यवस्था अगर जो मंदी की अवस्था में फंसी हुई है तो आप क्या करिए, गवर्नमेंट को कहा उन्होंने कि आप कम से कम इतना अर्थव्यवस्था में मुद्रा को डालिए जिससे लोगों के निवेश पावर में थोड़ा बहुत क्या हो सके, थोड़ा बहुत लोगों के निवेश पावर में वृद्धि हो सके। तो ऑप्शन नंबर
सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कामगारों के पास उस पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई है। यह किसके द्वारा दिए गए समृद्धि मॉडल की एक महत्वपूर्ण मान्यता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई बताइए। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं पसीनेती की बात कर रहे हैं। चलिए भाई बताइए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, किल्डार साहब को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो किल्डार का मॉडल है ना, उन्हीं के मॉडल को थोड़ा सा विस्तार करते हुए ये बात जो कही गई है वो एस पसीनेती के द्वारा कही गई है कि कामगारों के पास उस पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई है। ये दोस्तों किसकी मान्यता है? एस पसीनेती की है। इनकी और मान्यताओं को देखिए तो इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, राष्ट्रीय आय में मजदूरी तथा लाभ को भी सम्मिलित किया जाता है। तो जितने लोग भी एक ही बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इन्होंने ब्याज की दर को लाभ की दर के बराबर भी बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा नया प्रश्न है लेकिन ध्यान रखिएगा। अगला, हैरड मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा वांछित वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर के बीच असंतुलन का कारण है? बढ़िया प्रश्न है भाई बताइए। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई? हैरड मॉडल की बात हो रही है, इसकी याद आनी चाहिए, इसकी याद आनी चाहिए ना। जी ए की याद आनी चाहिए, जी एन की याद आनी चाहिए और जी डब्ल्यू की याद आनी चाहिए। अर्थात वृद्धि की वास्तविक दर, वृद्धि की आवश्यक दर और वृद्धि की प्राकृतिक दर आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सभी लोग ठीक बोल रहे हैं भाई कि हैरड मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा वांछित वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर के बीच असंतुलन का कारण है। तो भैया प्रत्याशित निवेश और वास्तविक निवेश के बीच जो विसंगति उत्पन्न होती है वो है। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर जो आपका ऐसा लग रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं कि प्रश्न को नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी वीडियोस को एक दो बार और आप रिवाइज किया करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे ना तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा। क्लास को जितने लोग भी एप्लीकेशन पे ज्वाइन किए हैं कॉन्सेप्ट की क्लास को, आप रिवीजन भी क्लास को जरूर करते रहिए। एक क्लास नया पढ़िए, एक क्लास पुराना पढ़िए, ठीक है। ये मैक्सिमम चीज़ें दोस्तों अब जो आपके सेशन में हो रहा है मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। कुछ का छूटा हुआ है तो एग्जाम तक दोस्तों वो भी आपका कवर करा दिया जाएगा। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी कृपया करके किया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं लेकिन यार ये थोड़ा सा बहुत हो रहता है कि लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। तो निवेदन है कि लाइक शेयर जरूर किया करिए। ऑप्शन नंबर क्या है भाई? कर उत्प्लावकता को किस रूप में दर्शाया जाता है? अंबिका गुप्ता जी देखिए, हम अभी फिलहाल तो हिंदी माध्यम के छात्र ज्यादा हैं तो इस वजह से हिंदी माध्यम के सेशन को लाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं भाई। बिल्कुल ठीक है, कर की उत्प्लावकता, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं अब एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए एक लाइन में कि कर की उत्प्लावकता क्या है, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ई टू द पावर बी
टी वाई इज इक्वल टू डेल्टा टी टू द पावर बी अपान टी वाई इंटू वाई अपान टी टू द पावर बी। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन केस अगर जो इंग्लिश मीडियम में मैं सेशन लेके आऊंगा भी तो कई सारे बच्चे हमसे झगड़े करने लगते हैं, कहते हैं कि सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा कंप्लेन आने लगेगा मुझे। ठीक है, चलिए तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अगर जो नहीं पता है तो थोड़ा सा लिख लीजिए और एक बार इसको अपने कॉपी में क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अब ऐसे प्रश्न है दोस्तों कि इसमें अगर जब तक आपकी पूरी थियरी ठीक नहीं है तब तक नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न को, और मैं भी यहाँ पे आपको 2-4 लाइन में इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला कि कर का वैधानिक करापात किससे संबंधित है? कर का वैधानिक करापात किससे संबंधित है? ठीक है, कर का वैधानिक करापात किससे संबंधित है? ठीक है, चलिए बताइए भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर, कर का वैधानिक करापात, ये बोल रहे हैं सभी लोग, ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सभी लोग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे करापात शब्द आपको समझ में आना चाहिए। ये कर मतलब टैक्स, आपको जानते ही होंगे कि कर क्या होता है। करापात क्या होता है दोस्तों कि जब कर लगाया जाता है तो जिस व्यक्ति पे अंतिम रूप से कर का भार पड़ता है उसे ही हम करापात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर जो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाए और अंतिम रूप से उस टैक्स को आप ही को वहन करना पड़े तो यही तो करापात होता है भैया। तो कर का वैधानिक करापात किससे संबंधित है? व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए कानूनी तौर पे क्या हो, उत्तरदायी हो। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी हो सकता है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी हो सकता है। मुद्रास्फीति मतलब क्या होगा? कई बार बताया हो कि सर जी ये मुद्रास्फीति जो होता है ये आम बोलचाल में ये महंगाई को कहते हैं और इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं, छोटी सी बात है। ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? एग्जाम आप लोग मान के चलिए कि आपका नवंबर में होगा, संतुलित टाइम है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अच्छा खासा समय है, 4-5 घंटे अगर जो ठीक ठाक से मेहनत करेंगे तो आप सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। डी सभी लोग बोल रहे हैं यार आज किसी का क्या हो रहा है कि गलतियां कम हो रही है ना। तो मुद्रास्फीतिकारी हो सकता है, मतलब सबसे ज्यादा महंगाई कब आएगी? सबसे ज्यादा महंगाई तब आएगी जब सरकार के पास क्या होगा, आय कम होगा, सरकार को घाटा होगा, और जब सरकार को घाटा होगा तो हो जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई से कहेगा कि भैया हमको आप क्या करिए कि नए नोट छाप के दे दीजिए। तो जब अगर जो आरबीआई अनियंत्रित रूप से बहुत ज्यादा नोटों को छाप करके दे देगा किसको, सरकार को, और सरकार बहुत ज्यादा व्यय करने लगेगी तो भैया सबके पास पैसा चला जाएगा, मुद्रा सबके पास चला जाएगा। और जब सबके पास चला जाएगा तो वो क्या करेंगे भैया कि रिक्शा पे जाएंगे तो वो भी भैया क्या कर रहा है, वो कहेगा कि अब हमको 3 किलोमीटर आपको लेके जाएंगे, 100 रुपये किराया हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना उसके पास मुद्रा की मात्रा है कि 10 रुपये आपसे वो मांगेगा नहीं। ठीक है, और 10 रुपये अगर जो मांगेगा भी तो उससे क्या होगा कि उस 10 रुपये का अहमियत उसकी नजर में कुछ होगा नहीं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला थोड़ा सा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, बहुत इजी सा प्रश्न है, बहुत बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत बच्चों वाला प्रश्न।
बहुत बच्चों वाला प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। ठीक है, ठीक है। सॉरी, अक्टूबर नहीं, अक्टूबर गलती से निकल गया, नवंबर की बात मैं कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि फ्लो फ्लो में चीजें निकल जाती है। अक्टूबर नहीं भैया, नवंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अक्टूबर लास्ट हो सकता है 25 के बाद, या नवंबर प्रारंभ। ठीक है, तो वो गलती से निकल गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या उत्तर होगा? चलिए, बढ़िया प्रश्न है कि दिए गए आरेख में, ठीक है, ठीक है, दिए गए आरेख में कीमत परिवर्तन के पश्चात अगर जो कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो पी क्यू है वो पी क्यू डैश पे चला जा रहा है। ये जो पी क्यू है, ये देखिए, ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, पर चला जाता है, और उपभोक्ता ए की बजाय बिंदु बी पे संतुलन प्राप्त करता है। इस स्थिति में आलू के संबंध में क्या सही है? यहाँ पे दोस्तों टोमेटो दिया है और यहाँ पे दोस्तों आलू दिया है। चलिए बताइए। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि ये गिफिन वस्तुओं की स्थिति है। गिफिन वस्तुओं में क्या होता है भैया? गिफिन वस्तुओं में क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती है, उसके मांग में भी कमी आ जाती है। ठीक है, जिसे निकृष्ट के कोटि की वस्तुओं के अंतर्गत रखा जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, अल्पकालिक अवधि में एकाधिकारी और एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? बिल्कुल ठीक है। और देखिए दोस्तों, इस बार जो लोग भी सिलेक्शन लेके जाएंगे, आप जहां भी जाइएगा बहुत ईमानदारी से पढ़ाइएगा, सिर्फ बहुत ईमानदारी से क्लास को पढ़ाइएगा, क्योंकि दोस्तों यही वो सही समय है जब हम अपने प्राथमिक शिक्षा को सुधार सकते हैं। ठीक है, और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जो भी नया सिलेक्शन हो रहा है, जो नए टीचर जा रहे हैं, अब प्राथमिक विद्यालय पहले जैसे नहीं रहा। अब जो लोग नए लोग जा रहे हैं ना, वो वाकई में पढ़ा रहे हैं। जो प्राथमिक में जा रहे हैं, या जो हाई स्कूल में जा रहे हैं, या जो इंटर में जा रहे हैं, जो पीजीटी में जाएंगे, वो किस में जाएंगे? 10+2 वाले में जाएंगे। बीएड और बीटीसी वाले कहाँ पे जा रहे हैं? प्राथमिक में जा रहे हैं। तो ये जो नए लोग, नए लड़के एक तरीके से निकल के जा रहे हैं ना, वो भारत की खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बहुत व्यापक रूप से सुधार सकते हैं। शिक्षा का बेसिकली स्तंभ जो होता है वो टीचर होता है, और सरकार को इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यार आप इतना पढ़ के यहाँ से जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई क्या एक जुनून है। अगर जो आप पढ़ के जा रहे हैं तो बिना पढ़ाए मानेंगे नहीं, ये बात तो तय है। अगर जो इतना आप पढ़ के जा रहे हैं तो बिना पढ़ाए मानेंगे नहीं, ये बात 100% तय है। और एक बार अगर जो आप थोड़े से जुनूनी टाइप के हो जाएंगे कि पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बदलने वाली हैं। प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है? प्राइवेट स्कूलों में बेसिकली बिल्डिंगें बहुत अच्छी होती हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, लेकिन टीचर में कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है? गड़बड़ी हो जाती है। देखने में ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शिक्षा का जो बेसिकली स्तंभ होता है वो टीचर होगा। मेरे बात से बहुत सारे लोग सहमत भी होंगे कि आपके क्षेत्र में अगर जो ग्रामीण इलाके से आते आप होंगे, तो आज भी बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं, मैं 10+2 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेजते। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अल्पकालिक अवधि में एकाधिकारी और एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं
कि कीमत जो होगी वो क्या होगी, सीमांत आय से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो अल्पकालिक अवधि में एकाधिकारी और एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि जो कीमत होता है वो सीमांत आय से क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, जिससे मूल्य लोच भी क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा एक सेकेंड, बहुत देर से मुझे एक कॉल प्राप्त हो रही है, अटेंड करना हो सकता है। चलिए ठीक है, कि कोई लगातार कॉल करने लगता है ना तो थोड़ी सी असमंजस की स्थिति आती है कि भाई उठा ही लो फोन, कोई कहीं प्रॉब्लम में ना फंसा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, कि किसी फर्म के 10 वर्षों के बिक्री संबंधी वार्षिक आंकड़े की समय श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। थोड़ा आराम से करिएगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी टी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है आप दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि किसी वर्ष के 10 वर्षों के बिक्री संबंधी वार्षिक आंकड़ों की समय श्रृंखला के बारे में आपको विचार करना है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों श्रृंखला में दीर्घकालीन प्रवृत्ति होगी और श्रृंखला में चक्रीय विचरण होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी सी बात है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो किसी फर्म में 10 वर्षों की बिक्री संबंधी वार्षिक आंकड़ों को जब आप प्रस्तुत करेंगे तो ये क्या होगा, ये जाहिर सी बात है कि इसके अंतर्गत चक्रीय प्रवृत्ति होगी दोस्तों, और ये श्रृंखला में ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति होगा। जाहिर सी बात है 10 वर्षों की बात हो रही है तो ये दीर्घकाल की बात करेगा, और चक्रीय श्रृंखला का ये दोस्तों विचरण होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है भैया, डी के तरफ सभी लोग जा रहे हैं। डी के अलावा कोई और? डी के अलावा कोई और? कुछ लोग कह रहे हैं सर ए होगा। चलिए भाई आपकी भी बात देख लेते हैं।
और कोई भैया? और कोई? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। और कोई? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निजी और सार्वजनिक लाभों के बीच अपसरण दूर करने हेतु क्रियाकलापों का व्यापक स्तर पर विस्तार। ठीक है, और जो लोग सी की तरफ जा रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? वो रैगनर नर्स के संतुलित विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो संतुलित विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे तो होता है एक समय क्षेत्र एक ही दर से बढ़ रहे हैं, ये थोड़ी होता है भैया। संतुलित समृद्धि अगर जो आप वो भी कनेक्ट करके कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि समस्त क्षेत्रों में, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं तो चारों क्षेत्र में समान रूप से निवेश किया जाएगा, न कि एक ही दर से बढ़ रहे हैं। ये कोई, इसका क्या लॉजिक हुआ यार? ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि निजी और सामाजिक दोनों लाभों के बीच अपसरण दूर करने हेतु क्रियाकलाप का व्यापक स्तर पर हम क्या करें? विस्तार करें। अगला प्रश्न, संतुलित असंतुलित रैगनर नर्स, संतुलित याद आने चाहिए, असंतुलित कौन याद आने चाहिए? हर्षमैन साहब। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा ऋण लेने में उपकरण के रूप में कार्य करता है? कौन सा है भैया ऋण लेने में उपकरण के रूप में कार्य करता है? बता दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों, निवेदन है सभी लोगों से। कितने सारे लोग क्लास देखते हैं, लाइक शेयर क्यों नहीं करते भैया? लाइक शेयर किया करिए, निवेदन है आपसे, किया करिए थोड़ा सा लाइक शेयर, उससे आपके क्लास की रेपुटेशन थोड़ी अच्छी होती है। क्या होगा ऑप्शन नंबर? ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा ऋण लेने में उपकरण के रूप में कार्य करता है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? अब जो लोग भी इधर उधर बोल रहे हैं, जो लोग भी इधर उधर बोल रहे हैं, वो ये वाले टर्म को ध्यान नहीं रहे, ये सरकार की बात कर रहा है। और ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ये सीआरआर, ये सब तो भैया आरबीआई से संबंधित है। ये तो आरबीआई की मौद्रिक नीति है, ये आरबीआई की मौद्रिक नीति है। ठीक है, तो भैया सरकार की अगर जो केवल बात करें तो यहाँ पे तो केवल और केवल वैधानिक तरलता अनुपात की बात होगी ना। तो जितने लोग भी डी की बात बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने प्रकृति को कृपणता युक्त माना है? चलिए भाई बता दीजिए, इजी सी बात है, बहुत इजी सी बात है, ये गलत नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको सबसे पहले अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो साहब याद आने चाहिए। जब उनका हम लगान सिद्धांत पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि भूमि जो है, रिकार्डो साहब क्या कहते हैं कि भूमि हमें प्रकृति की कृपा के कारण प्राप्त हुआ है, और भूमि जो है वो केवल और केवल उत्पादन का कार्य करता है, भूमि का उत्पादन के अलावा और कोई कार्य नहीं कर है। इसी वजह से उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भैया एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी, क्योंकि उत्पादन करने के लिए भूमि बचेगा ही नहीं। तो जब उत्पादन नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। भूमि की अलग अलग उर्वरा शक्ति होती है, अलग अलग उर्वरा शक्ति के आधार पे अलग अलग वो क्या करते हैं, लगान प्राप्त करते हैं। ज्यादा उर्वरक भूमि ज्यादा लगान, कम उर्वरक भूमि कम लगान प्राप्त करता है। तो भैया रिकार्डो साहब सबको पता होंगे, और ये माल्थस साहब भी आप लोग याद रखिएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, डेविड रिकार्डो और थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? चलिए भाई बताइए, उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? इजी सी बात है, उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है,
चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर कर रहे हैं भाई? ठीक है, बिल्कुल। डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं सभी लोग? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर जो डी बोल रहे हैं भैया तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि ये समुत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल वाले स, सभी समुत्पाद वक्र के ऋणात्मक ढाल वाले भाग। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डी ही बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग डी ही बोल रहे हैं ना? डी बोल रहे हैं, ठीक है। तो डी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और समुत्पाद वक्र दोस्तों क्या होता है कि दो संसाधनों के विभिन्न संयोजनों को दिखाता है जिसके साथ एक फर्म समान मात्रा में क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, तो उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? सभी समुत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल वाले। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और समुत्पाद वक्र में क्या होता है दोस्तों? समुत्पाद वक्र क्या होता है? दो संसाधनों के विभिन्न संयोजनों को दिखाता है जिसके साथ एक फर्म समान मात्रा में उत्पादन करती है। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये थोड़ा सा मेरा मार्कर बहुत ठीक नहीं चलता है। अगर जो आप समुत्पाद वक्र के कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे तो आपने दो ग्राफ पढ़े होंगे। पहला ग्राफ आप कुछ इस प्रकार का पढ़े होंगे और दूसरा ग्राफ आप कुछ इस प्रकार का पढ़े होंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि मुद्रा एक अस्थायी रह सकती है? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि मुद्रा एक अस्थायी रह सकती है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डी बोल रहे हैं, फ्रीडमैन साहब की बात कर रहे हैं, फ्रीडमैन की फीसर, फ्रीडमैन की फीसर। ऑप्शन नंबर डी होगा यार, एक ही तरफ कहाँ रुक जा रहे हैं? फीसर साहब ने थोड़ी कहा था, ये बात तो फ्रीडमैन साहब के द्वारा कही गई थी। तो मुद्रा एक अस्थायी रह सकती है, ये स्टेटमेंट मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी। अगला प्रश्न ये बता दीजिए, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं इस प्रश्न को कि पारंपरिक नवशास्त्रीय वृद्धि सिद्धांत के अनुसार निर्गम समृद्धि किसके परिणाम स्वरूप होती है? चलिए भाई बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है। अब इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो पारंपरिक अर्थशास्त्र नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री हैं उनके पूरे को आप जब पढ़ेंगे तभी जाके आपको चीजें आएंगे। तो क्या उत्तर होगा कि श्रम की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि की बात ये करते हैं, पूंजी की वृद्धि की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी में सुधार की बात करते हैं, निर्यातों में वृद्धि की बात ये नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी डी की बात बोल रहे हैं, ए बी और डी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उत्पादन का अतिरेक किसके बीच अंतर के बराबर होता है? चलिए भाई, इजी सा प्रश्न आ गया, बहुत इजी सा प्रश्न है, बहुत इजी सा बच्चों वाला प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? जी बोल रहे, कुल लागत एवं सीमांत लागत। और कोई भाई? उत्पादक का अतिरेक, एक होता है उपभोक्ता का अतिरेक, दूसरा होता है उत्पादक का अतिरेक। ठीक है, क्या उत्तर होगा? डी बोल रहे हैं कि ए बोल रहे हैं? अरे भाई, उत्पादक का अतिरेक, ये उपभोक्ता के अतिरेक की बात नहीं कर रहा है,
ये जो उत्पादन कर रहा है उसकी बात कर रहा है। बहुत सारे लोग उपभोक्ता के अतिरेक को समझ कि क्या कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो भैया ए होगा ना, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि कीमत और सीमांत लागत वक्र, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो और उत्पादक का अतिरेक क्या होता है भैया कि एक उत्पादक जिस मूल्य से पर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार होता है और वास्तविक रूप से जिस मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचता है उसके बीच का अंतर ही जो होता है दोस्तों, ये उत्पादक का अतिरेक होता है या आधिक्य होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, बजट प्रभाव से आशय क्या है? छोटा सा प्रश्न है। चलिए ठीक है, क्लास पे कंसंट्रेशन, इधर उधर नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करिए। बजट प्रभाव से आशय क्या है? ठीक है, ठीक है, क्लास पे कंसंट्रेशन, इधर उधर नहीं। चलिए भाई बता दीजिए क्या उत्तर आ रहा है। ए की तरफ कुछ लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, ए की तरफ बिल्कुल ये बोल रहे हैं ना कि आय के वितरण पर सरकारी व्यय। अरे भाई बजट प्रभाव, बजट जब तैयार किया जाता है तो उसके अंतर्गत क्या होता है? सरकार पहले आय प्राप्त करती है, उसके बाद सार्वजनिक सरकार व्यय करती है। तो इसका मतलब यही तो है ना कि सरकार अमीरी और गरीबी के जो बीच की खाई है उसको कम करना चाहती है। अमीरों से टैक्स लेती है, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है ताकि गरीब भी निवेश के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो ये क्या है? आय के वितरण की बात होती है ना दोस्तों। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में संतुलन की शर्त को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है भैया? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं कि सी बोल रहे हैं? ये होगा कि सी होगा? ठीक है, किसकी याद आई? मार्शल की आई कि नहीं आई? गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसने किया था? मार्शल साहब ने। इनकी याद आ जानी चाहिए थी आपको अभी तक। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एम यू एक्स अपान पी एक्स अपान एम यू एक्स अपान पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपान पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। एम यू क्या है भैया? एम यू एक्स क्या है? मैंने कल भी बताया था। पी एक्स तो चलिए सबको पता होगा कि कीमत है। ये एम यू एक्स क्या है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की समृद्धि मॉडल में स्वर्णिम युग शाम के लिए सही नहीं है? क्या उत्तर होगा भाई? चलिए चलिए, द एकुमुलेशन ऑफ कैपिटल आपको याद आना चाहिए था। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम क्या था? द एकुमुलेशन ऑफ कैपिटल, और उसी में उन्होंने समृद्धि मॉडल को दिया था। ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर होगा? ये होगा कि लाभ के दर के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि ये क्यों क्या हो रहा है? ये नहीं की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं इस नहीं वाले टर्म को नहीं देख के। ठीक है, जो लोग अलग की बात कर रहे हैं, बी सी या डी बोल रहे हैं, वो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि वास्तविक मजदूरी का स्तर प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ बढ़ता है, ये बात वो कहते हैं।
तकनीकी को वो स्थिर मानते हैं और जनसंख्या स्थिर दाब पर बढ़ रही है ये भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है तो लाभ के दर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन मॉडल की समृद्धि मॉडल में स्वर्णिम युग के साम्य की बात हो रही है? दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा, पूरा मॉडल आप पढ़ेंगे तो भी गड़बड़ाएंगे, केवल स्वर्णिम युग के साम्य की बात हो रही है, तो साम्य के लिए सही नहीं है कि लाभ के दर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, जितना देखने में खतरनाक है प्रश्न उतना ही इजी है ना? इस प्रश्न का उत्तर करिए। आज बहुत सारे लोग व्यस्त हैं लग रहा है ना? क्योंकि आज त्योहार भी है हिंदू धर्म का, तो बहुत सारे लोग व्यस्त हैं, तो थोड़ी सी संख्या आज क्लास की कम है कि नहीं? ठीक है, क्या उत्तर होगा? ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? किसने कही ये बात? आप लोग पढ़िए, मुझे पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए भाई पढ़ के बताइए, पढ़िए इस प्रश्न को कि आर्थिक विकास के सिद्धांत में केंद्रीय समस्या उस प्रक्रिया को समझना चाहिए जिसके द्वारा कोई समुदाय जो पहले अपनी राष्ट्रीय आय का 4 से 5% या उससे अधिक भी उससे भी कम बचत कर रहा है, अपने आप को ऐसी अर्थव्यवस्था में बदल लेता है जब स्वैच्छिक बचत राष्ट्रीय आय का लगभग 12 से 15% या अधिक हो रही है। ये वक्तव्य किसने दिया था? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डब्ल्यू आर्थर लेविस की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा भैया, क्योंकि ये आर्थिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों ये बात इन्होंने कही थी। तो देखिए इस प्रश्न को दोस्तों आपको अमूमन अमूमन आपको ये केवल और केवल प्रैक्टिस सेशन में ही ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी डी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि स्टेटमेंट लेविस साहब के द्वारा दिया गया। अगला, अल्पाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। चलिए भैया, अल्पाधिकार के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, विचार करके बताइए। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, चलिए विचार करके मुझे बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी सी की बात बोल रहे हैं कि कुर्नों का संतुलन एक नैश संतुलन है और स्टेकल वर्ग का संतुलन भी एक नैश संतुलन है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा तेजी से आगे मूव करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। अगला, विवेकपूर्ण प्रत्याशा के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? चलिए, विवेकपूर्ण प्रत्याशा के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है आपको बताना है। चलिए भाई बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भैया? सी बोल रहे हैं कि बी बोल रहे हैं? ठीक है, तो विवेकपूर्ण प्रत्याशा के बारे में कौन सा गलत कथन गलत है? तो दोस्तों गलत कथन ये है कि इसका अर्थ होता है कि मांग में अप्रत्याशित परिवर्तनों का बेरोजगारी और कीमत स्तर पर दोनों पर अस्थायी प्रभाव होता है। ये बात गलत है। अब इसके थियरी को आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। नौ क्लासिकल समृद्धि मॉडल के संबंध में क्या सही है? चलिए बता दीजिए क्या उत्तर होगा भाई? नौ क्लासिकल समृद्धि मॉडल, इसकी याद आनी चाहिए।
नव क्लासिकल समृद्धि मॉडल में किस अर्थशास्त्री की याद आनी चाहिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि ब्याज की दर और लाभ जो है वो नम्य है, ठीक है, अर्थात लोचशील है, पूंजी बीच मांग नहीं है, ये गलत हो जाए। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है और पूंजी को श्रम से और श्रम को पूंजी से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगर जो सोलो साहब की आपको याद आ गई होगी तो ये प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते थे। सोलो साहब की याद नहीं आई होगी तो फिर नहीं कर पाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसको रोस्टो ने आर्थिक समृद्धि के चरण मॉडल में तीसरा चरण माना? रट जाना चाहिए। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में या आर्थिक विकास के संदर्भ में इन्होंने 5 अवस्था की बात की। पहला परंपरागत समाज, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा परिपक्वता की ओर अग्रसर और पांचवा अत्यधिक उपभोग। तो क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर हो जाएगा? ये होगा ना, उड़ान की बात हो रही है ना, अर्थात आत्मस्फूर्ति की अवस्था। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, टी.डब्ल्यू. सुल्ज ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित अनुपात दिया। चलिए भैया, सुल्ज साहब के द्वारा आपको बताना है कि आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात दिया। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात और शिक्षा निवेश अनुपात, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा। आगे दोस्तों कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कहीं भी आप लोग जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चलाया जा रहा है और यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चलाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आपकी जब थियरी कंप्लीट हो जाएगी तब इन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे तो सारे प्रश्न आपको दोस्तों समझ में आएंगे, सही होंगे। अगर जो सही भी नहीं भी सही होते हैं तो भी लगेंगे कि सही होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ दोस्तों पूरी इकोनॉमिक्स की आपको यहाँ पे नोट्स दी जाएगी, ठीक है, जिससे आप अपना बार बार रिवीजन करिए। टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे जिससे टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों फॉर्म में मिलेंगे और आपको दोस्तों करंट भी कवर करा दिया जाएगा। झारखंड टीजीटी पीजीटी वाले बैच में आपको दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी वाले बैच में झारखंड स्पेशल भी करा दिया जाएगा। दोनों बैच अलग अलग है, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है कि वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम है, इट मीन एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है, ठीक है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं आएंगी हमेशा आप हमारे साथ उपलब्ध रहेंगे। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पर पेमेंट करना होगा 9415 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन की है या ज्वाइन करने वाले हैं, आप ईमानदारी से 30 मिनट या 40 मिनट की क्लास होती है तो 2 क्लास देखेंगे तो 1 घंटे रोज आप क्लास को देखा करिए, 40 मिनट आप नोट्स को पढ़ा करिए, एक टेस्ट रोज अटेम्प्ट किया करिए और एक प्रीवियस ईयर पेपर को रोज देखा करिए। इतना करते रहिए, एक यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, ईमानदारी से बने रहिए। जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ उतना प्रयास आप करते रहिए, सब कुछ दोस्तों आपका कवर हो जाएगा। कहीं भी इधर उधर से कुछ कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग से केवल आपको नोट्स चाहिए, इकोनॉमिक्स का केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, केवल प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तो इस नंबर पे जो सामने आ रहा है इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अब मैं आपके कमेंट को भी पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, जयंत जी, चंद्रजीत जी, राकेश जी, सीमा जी, तस्नीम जी, अनिल जी, जूही जी, चंद्रजीत जी, उर्मिला जी, ललिता जी, सुरेंद्र जी, देवेंद्र जी, लाल बहादुर जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ईमानदारी से बने रहिए, ठीक है। और कठिन परिश्रम का कोई भी दोस्तों क्या होता है, सब्स्टिट्यूट नहीं होता है।
अगर जो आप मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। जाते-जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।